आज हम कंटिन्यू स्टडी लिख के जा रहे हैं और टॉपिक है कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। हमने डिस्कस किया था कि कुछ कॉमन 8 डिसऑर्डर है जो रेस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इजी है, कंटिन्यू रखते हैं। टेबल के अंदर में जो डिसऑर्डर दिए हैं उसमें उसके सिम्टम्स क्या होंगे और उसका कॉजल ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो लेट्स बिगिन। पहला है एम्फेजिमा। दिस डिसऑर्डर इज occur with the respiratory disorder and common symptom is the breakdown of the alveoli, shortness of breath। मतलब alveoli का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होगा या वो रप्चर हो जाएगी और जो ब्रीदिंग होगी, सांस लेने की कैपेसिटी, वो धीरे धीरे उसकी शॉर्टनेस हो जाएंगी, मतलब लेंथ ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, छोटी छोटी सांस ले पाएंगे। कॉज होगा, कारण होगा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना या स्मोक आना या कॉमन एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आना। जैसे मान ले कि कहीं आग जल रही है तो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और उनको हाथ पर ठंडी के दिन में सिकाई करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जलते हुए से जो स्मोक निकलती है, कॉमन क्या होता है कि कई कई प्लास्टिक जलाया जाता है ना, तो उससे जो स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, वो ऐसे पॉइजनस एयर के कांटेक्ट में हमेशा आता है। तो उस पेशेंट को या व्यक्ति को ये डिसऑर्डर कॉमन निकल आता है। तो उसका सीधा सीधा उपाय है क्या, बचना है, ऐसी जगह से दूर रहना, स्मोकिंग बंद कर देना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना बंद कर देना, अवॉइड पॉल्यूटेड एयर, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ कम जाना या उससे दूर रहना, एडमिनिस्ट्रेटर ऑक्सीजन टू रिलीव सिम्टम। एक्सेस ऑक्सीजन की जो सिलेंडर लगाते, गैस लगाते, ऑक्सीजन लगा चढ़ाते हैं, उसका अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ समय के बाद ये ठीक भी हो सकता है या हो सकता है। ये हो गया पहला एम्फेजिमा। दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? दिस सिम्टम इज कॉमन इन विच सिम्टम इज कॉफिंग, खांसना, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ। सेम है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर खांसी आएगी और सांस छूटी हो जाएगी, क्योंकि वही है स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग करना और पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आना। इसका सीधा उपाय है कि स्मोकिंग करना बंद कर देना और जहाँ पॉल्यूशन है उस जगह से दूर रहना, और हो सके तो इफ पॉसिबल मूव टू वार्मर, जहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी, मतलब नमी वहाँ नहीं, जहाँ गर्म रहेगा, तापमान रहेगा, जैसे धूप में रहते हैं या विंटर में जगह है तो समर जहाँ जहाँ गर्मियाँ पड़ती है वहाँ चले जाए, ज़्यादा ठंडी में ना रहे। ये उसका क्या होगा, उपाय हो जाएगा। मतलब उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, है ना। और या ड्राई क्लाइमेट, जहाँ सूखी होगी जब क्लाइमेट होगा, नम वाला या मॉइस्चराइज नहीं होगा, वहाँ पर जाए तो उसका ट्रीटमेंट, मतलब उस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में थोड़ा सा फर्क है, समझ लो क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाइटिस, छाती में जलजल होना, सांस छोटी हो जाना, और जब खांसता है कोई तो खांसने के बाद येलो बलगम, पीला कलर का बलगम निकलना, ये उसके लक्षण हो जाते हैं। मतलब प्राइमरी लक्षण है क्या के एक्यूट ब्रोंकाइटिस के, इन विच दी कफनेस इज ऑकर, कफिंग, खांसी आएगी, छाती में जलन देगा, भारी भारी लगेगा और खांसी के साथ में बलगम निकलेगा येलो कलर का। ये होता है वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। जैसे हम समझते हैं कि टीबी का जैसे पेशेंट होता है उसको बलगम निकलता है, और टीबी के पेशेंट का जो टेस्ट होता है बलगम से ही होता है। तो ये ऐसे इन्फेक्शन वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं। जैसे आज आप तो सब देख रहे हैं कि कौन सा है बीमारी, वायरस है ना, कोरोना वायरस। उसमें भी पेशेंट को सर्दी और खांसी और बुखार आ जाता है, और खांसी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण
उनके सेम एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन की जैसी ही, उसमें ब्रोंकाइटिस के जैसे ही सिम्टम नज़र आते हैं। इब बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक का ड्रग लिया जाए और उसके खांसी की दवा ली जाए, और हो सके तो बलगम ज़्यादा होता है तो वेपराइज़र भी लिया जाए। जैसे आज होते हैं नेबुलाइज़र होते हैं, वेपराइज़र होते हैं, तरह तरह के हैं मार्केट में अवेलेबल। इनका इस्तेमाल करने से ये जल्द ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है सिनुसिटिस, इन्फ्लेमेशन इन सिनस म्यूकस डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेशन है सिनस में, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होगा, तकलीफ होगी, स्वेलिंग आएगी और वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज होगा। ये भी सेम है वायरस और बैक्टीरिया का, और उसके ट्रीटमेंट भी लगभग दोनों के सेम ही है। लैरिंजाइटिस ये 5th नंबर का है। लैरिंग जो हमने पढ़ चुके हैं उसके लिए है ये। इन्फ्लेमेशन इन लैरिंग्स, लैरिंग्स पे गलजल इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी और उसमें तकलीफ दर्द लगेगा। वोकल कॉर्ड आवाज़ बैठ जाएगी, गला सूखा हुआ रहेगा, सोर थ्रोट एंड हार्डनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ हल्की सी चौड़ी हो जाएगी। जैसे आप जानते हो किसको खांसी जो होती है उसकी आवाज़ हल्की सी मोटी हो जाती है, वॉइस बिकम ब्रॉड, और साथ ही साथ उसमें खांसी आएगी और कफ भी निकलेगा, मतलब बलगम निकलेगा। ये देखेंगे आप तीनों के तीनों वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इसका भी वही ट्रीटमेंट है। अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक लेगा, मेरे का खांसी की दवा ली जाएगी, और ज़ोर से बोलना, अवॉइड लाउड वॉइस, और ज़्यादा बोलना या लाउड नहीं करेंगे क्योंकि जब वो बोलेगा उसको हल्की सी खांसी आ जाएगी। और जब जब ये खांसी आएगी तब तब वो शायद स्मोकिंग के थ्रू कारण भी हो सकता है, या स्मोकिंग जहाँ स्मोक होगा वहाँ से बच जाए तो मतलब समझेंगे हम कि पॉल्यूशन जहाँ पर है उससे दूर रहे तो भी इससे फ़ायदा हो सकता है। निमोनिया नाम तो बहुत कॉमन है, बीमारियाँ बहुत कॉमन सी हो गई है ना। निमोनिया, इन्फ्लेमेशन इन लंग्स रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, इन्फेक्शन थोड़े से लेकर बहुत ज़्यादा तक हो सकता है, मतलब छोटा बोल सकते हैं, कम निमोनिया का परसेंटेज है, ज़्यादा परसेंट है तो इसको बोला गया है लार्ज एंड स्मॉल। सीवियर, खांसी आएगी, हल्का सा बुखार रहता है, शायद जिनको हुआ होगा उनको ये सिम्टम पता है कि हल्की सी खांसी आएगी, छाती में भारीपन लगेगा, उसको हल्का सा बुखार आएगा, उसकी ब्रीथ मतलब सांस छोटी हो जाएगी, और उसको हल्का सा पसीना भी आएगा। इसके कारण उनके हाथ पैर हमेशा थोड़ा नम और ठंडे लगेंगे, लेकिन अंदर से गर्म रहेगा, बॉडी में टेम्परेचर रहेगा। चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, और खांसी के साथ में बलगम के साथ में हल्का सा खून भी बाहर आएगा। तो ये निमोनिया का सिम्टम्स है, मतलब सर्दी, खांसी, बुखार रहेगा, हल्का सा पसीना आएगा, छाती भारी लगेगी, काफ़ी बलगम रहेगा, और उनको बलगम के साथ में हल्का सा खून भी आएगा। ये बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन है। इसका भी ऐसा अगर होता है तो इन्फेक्शन होने के कारण सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और इमीडिएटली और एंटीबायोटिक और खांसी की दवा खाएं, डॉक्टर से मिले, संपर्क करें, और हो सके तो गर्म रहे, मतलब बॉडी आपकी वार्म होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जितनी वार्म रहेगी उतना बॉडी ज़्यादा काम करती है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है एस्थमा। इसके भी लक्षण बहुत सारे सेम मिलते हैं, लेकिन ये मिलने वाला कॉमन डिसऑर्डर नहीं है। एक आधा एस्थमा पेशेंट को हमेशा इन चीज़ों से बचते रहना पड़ता है। मतलब ये अभी ऐसा नहीं होता है कि आज ठीक हो गया कल आ गया, ऐसा नहीं। ये एस्थमा पेशेंट को हमेशा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो जिन एलर्जी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए उनसे दूर रहना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कारण से उनको पता नहीं होता है कि मुझे किस चीज़ का एलर्जी है, तो ऐसे वक्त उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें क्या होगा कि ब्रोंकाइटिस में कंस्ट्रक्शन होगा, खिंचाव आएगा, सांस फूल जाएगी, म्यूकस बिल्डअप होगा, मतलब बलगम पैदा हो जाएगा ब्रोंकाइटिस के अंदर में। और क्या है, पीडिएटिंग इजिंग,
डिफ़िकल्ट इन द ब्रीदिंग, जो बोला मैंने पहले ही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, खांसी आना शुरू हो जाएगी, वो हाँफना शुरू कर देते हैं, मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, ज़्यादा लंबी सांस नहीं ले पाएंगे। ये होगा कुछ विशेष कारणों से होता है। एंड जो है ना अस्थमा, वो विशेष कारण से होता है। जैसे मान लो कि किसी किसी पेशेंट को किसी किसी चीज़ का स्पेसिफिक बहुत सारे होते हैं, एलर्जी होती है। जैसे यहाँ पे आपके दिया है पोलन का एलर्जी। पोलन, कभी कभी कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, जैसे मतलब डस्ट में चले गए तो उनको अस्थमा हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर प्लांट के पोलन ग्रेन से अस्थमा हो जाता है। या कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अगर फूल को सूंघ भी ले, स्मेल भी ले ले, तो भी उनको अस्थमा हो जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे चीज़ों का खाने से परहेज होता है, चीज़ों से परहेज हो जाता है। इवन ग्रासेस जो होती है, घास से परहेज हो जाता है कुछ लोगों को। उनको यहाँ पे दिया है पिट हेयर्स, जो इंसान अपने घर में जानवर पालते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता या जो भी है जानवर, जो भी, तो उनके पेट हेयर से भी, उनके कांटेक्ट में आने से भी अस्थमा का सिम्टम नज़र आता है। मतलब अस्थमा वो एलर्जी से रिस्पॉन्ड करता है, और एलर्जी कई तरीके की हो सकती है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइप की एलर्जी होती है, अलग अलग तरीके की। तो इनसे ये अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? पहला तो हम कहेंगे कि ऐसी जिन आपको अगर पता है कि उस चीज़ से, जिस चीज़ से हमको अस्थमा का सिम्टम नज़र आते हैं, तो अवॉइड सच थिंग्स, उन चीज़ों से दूर रहे। दूसरा, यूज़ द इनहेलेंट टू ओपन पैसेज वे, अवॉइड इरिटेंट, जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उससे दूर रहे। और इनहेलेंट, जिसको हम पंप कहते हैं, पाइप कहते हैं, जिससे हम या पेशेंट वाले दवा लेते हैं, तो उनका इस्तेमाल करने से ये ठीक होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप ऐसे कॉन्टेक्ट से दूर रहे जिससे आपको पेशेंट को या अस्थमा के सिम्टम आते हैं। लास्ट है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सिलिकॉइड्स, एस्बेस्टॉस एसेट्रा। ऑक्यूपेशनल, कभी कभी ऑक्यूपेशनल इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ जो वर्कर होते हैं, ये वर्कर कुछ ऑक्यूपेशन, मतलब वर्कर ऑक्यूपेशन के थ्रू पर्टिकुलर जगह पर हमेशा कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मान लेते मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर है क्या कुछ, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द डस्ट, सिलिका पार्टिकल ड्यूरिंग, हाँ ठीक है। देखिए जैसे गिट्टी के खदान पे काम करने वाले मजदूर, रोड के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर, इवन जो गद्दे बनते हैं जहाँ पर वो क्या होता है, उसका कपास की धुलाई होती है, बुनाई होती है, बस उसको वो मशीन के थ्रू खुला करते हैं। ऐसे वक्त, या जहाँ पर फैक्ट्री में कोयले की फैक्ट्री रहे, जहाँ पर जो वर्कर लोग होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट आते हैं डस्ट के और सिलिका के। जैसे सिलिका दिया है तो जिसे हम जानते हैं ग्रासेस, या जहाँ पर भट्टियाँ होती है, जहाँ पर राख उड़ती है, या रोड के वक्त काम करते हैं, या गिट्टी खदान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो कभी मास्क नहीं पहनते हैं। तो ऐसे वक्त क्या हो जाता है कि ये सारा डस्ट, जो सिलिका रहे, एस्बेस्टॉस रहे या डस्ट रहे, सीधा उनके फेफड़ों तक पहुंच जाती है, उनके ऑक्यूपेशन के कारण, उनके जो होता है काम करने के कारण। तो ऐसे पेशेंट में भी कफिंग या खांसी या इसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पाए जाते हैं, क्योंकि उनके वो काम करते वक्त उनको न चाहते हुए भी उनके मुंह में, नाक में डस्ट चली जाती है, तो उनको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हो जाती है। अगर ये हो गई तो शायद पेशेंट बचे। इसलिए मास्क और गियर का ड्यूरिंग वर्किंग टाइम में कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिस प्लेस पर अगर मजदूर रोड पे काम कर रहे हैं तो कपड़ा बांधे या मास्क पहने, गिट्टी खदान में मास्क पहने, फैक्ट्री में वर्किंग की दौरान मास्क पहनते हैं, तो इस चीज़ों से ये वर्कर लोग बच सकते हैं, ये डिसऑर्डर से बच सकते हैं। दिस आर द ऑल 8 प्रॉब्लम रिगार्डिंग विद द रेस्पिरेटर। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस, और बाद में आएगा मशीन वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग देना, आर्टिफिशियली किसी पेशेंट को ब्रीथ करना या सांस लेना।
तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑल्सो. It is the method during the breathing of person when the natural respiration has caused to faltering और fail. नेचुरली जो कोई पेशेंट सांस नहीं ले पाता है तब उसको आर्टिफिशियली ब्रीथ किया जाता है माउथ टू माउथ. इफ यूज प्रॉपरली एंड क्विक इट कैन प्रिवेंट द डेथ ऑफ द रॉविंग, कुकिंग, सफोकेशन और इलेक्ट्रिक शॉक. अलग अलग सफोकेशन में बोलते हैं इसमें कहीं जहाँ चला जाए आप ऑक्सीजन नहीं और उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी डेथ हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण डेथ हो गई, या टॉकिंग के कारण, ड्राइविंग के कारण, किसी भी कारण से अगर वो पेशेंट सडनली डेथ हो गई है किसी स्पेशल इम्पैक्ट के कारण, जैसे झटका लग गया, सांस रुक गई, या सफोकेशन हो गया, सांस रुक गई, तो ऐसे वक्त उसको नेचुरली नहीं ले पाता है तो वो मरता नहीं पेशेंट. उस कुछ समय के लिए उसकी ब्रीदिंग रुक जाती है. तो ऐसे पेशेंट को अगर उसके हार्ट को पंप कर दिया जाए, हाथों से प्रेस किया जाए, आर्टिफिशियल उसको शॉक दिया, झटका दिया जाए और आर्टिफिशियली ये रेस्पिरेशन दिया जाए तो वो पेशेंट नहीं कहेंगे हम, वो पर्सन जिंदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कैसे? तो प्रोसेस क्या है? इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग टू ओपन एयर पैसेज फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द लंग टू द फोर्स रेस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन एज द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और मैकेनिकल मीन्स बाय वेंटिलेटर. अगर वो पेशेंट को नाक दबा देते हैं और उनके पेशेंट के या डेथ बॉडी के मुंह से मुंह लगाकर फोर्स हवा, ताकत से हवा ढकेलना उसके मुंह के अंदर में और फिर हवा खींच लेना, ऐसे 10 से 15 बार साथ साथ तो हार्ट को प्रेस कर दिया जाए हाथों से, तो पेशेंट आपने शायद टीवी में कई बार देखा होगा ये करते हुए, है ना. तो ऐसे वक्त वो पेशेंट बच सकता है, तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहा जाता है. अब आते हैं वेंटिलेटर की ओर. नाम सुना होगा बहुत, वेंटिलेटर इतने में, क्योंकि कोरोना पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उनके इसमें बलगम जमा हो जाता है एल्वेओलाई में. तो ऐसे वक्त वो शॉर्टनिंग ऑफ उसकी ब्रीथ हो जाती है. ब्रीथ होने के कारण उनको अगर ये सांस न ले पाए तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से वो पेशेंट मारा जाता है. तो ये वेंटिलेटर क्या है? इट इज़ अ जन मशीन. ये मशीन फोर्सली हवा अंदर बॉडी के अंदर में फेफड़ों के अंदर ढकेलती है और फोर्सली हवा खींच भी लेती है, फोर्सली ताकत से. उसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है, कोरोना पेशेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर में फोर्सली हवा ऑक्सीजन जाती है और फोर्सली कार्बन डाइऑक्साइड खींचा जाता है. तो ऐसे पेशेंट जब तक के इनको एंटीबायोटिक या इनका ग्राफ कम ना हो ये बच जाते हैं, इसलिए इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है. चलो पढ़ते हैं. वेंटिलेटर इज अ मशीन दैट सपोर्ट द ब्रीथ एंड यूज ड्यूरिंग सर्जरी ऑपरेशन के दौरान किया जाता है. और अभी आजकल कोरोना पेशेंट को भी इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है. ट्रीटमेंट फॉर द सीरियस लंग डिसऑर्डर जस्ट लाइक द कोरोना और heavier pneumonia as well as the TB patient also and other condition when normal breathing is fail. जब normal breathing नहीं कर पाएंगे ऐसे वक्त इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है. It is mainly used in hospitals as a life support system. लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंडर में आता है और हॉस्पिटल में इसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है. अब ये वेंटिलेट करता क्या है? गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इनटू द लंग्स. ताकत से, फोर्स से लंग के अंदर में ऑक्सीजन ढकेलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और इसके कारण पेशेंट को सांस लेने में फ़ायदा होता है. मतलब पेशेंट तो सांस तो लेगा लेकिन उसकी शॉर्टनेस रहती है, लेकिन अगर वेंटिलेटर का इस्तेमाल करता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर में अच्छा बन जाता है और उसके कारण उसकी डेथ नहीं होती है. दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर्स. अब आते हैं, ये टॉपिक यहाँ से चेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसको हम अगले टॉपिक में ही समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक चेंज हो रहा है. यहाँ से रेस्पिरेशन ख़त्म, सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से लेंगे और इसको कंटिन्यू देखेंगे. थैंक यू.